कभी लैब में एक बहुत ही आम सा एक्सपेरिमेंट करने पर एक हैरान करने वाली चीज सामने आती है। अगर आप 1 मोलर नमक यानी NaCl के सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट नापते हैं तो स्टैंडर्ड फार्मूला के हिसाब से जो वैल्यू आनी चाहिए असल में उससे लगभग डबल आती है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों होता है? क्या हमारा सालों पुराना फार्मूला ही गलत है? फॉर्मूला बिल्कुल सही है, लेकिन वो पूरी कहानी नहीं बताता। कहानी में एक बहुत ही मजेदार ट्विस्ट है। अच्छा, हाँ, और यहीं से आज का हमारा टॉपिक शुरू होता है, एबनॉर्मल मोलर मासेस, जो आपके सॉल्यूशंस यूनिट का एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प हिस्सा है। और ये टॉपिक जरूरी इसलिए है क्योंकि ये हमें सिर्फ नंबर्स नहीं बताता, ये कॉन्सेप्ट हमें एक तरह से सॉल्यूशन के अंदर झांकने की ताकत देता है। बिल्कुल, ये बताता है कि कोई सब्सटेंस पानी में घुलने के बाद असल में किस हालत में है, क्या वो टूट रहा है या फिर जुड़ रहा है। तो चलिए इसे और आसान शब्दों में समझते हैं। ये एबनॉर्मल मोलर मास आखिर है क्या? क्या इसका मतलब ये है कि सब्सटेंस का मास बदल जाता है? बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है। एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मास बदल गया है। तो फिर मास तो उतना ही रहता है। देखिए, बहुत सिंपल है। जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जैसे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का इस्तेमाल करके किसी सोल्यूट का मोलर मास निकालते हैं और वो वैल्यू उसके केमिकल फॉर्मूला से कैलकुलेट किए गए थ्योरेटिकल मास से अलग आती है, तो उस ऑब्जर्व्ड मास को हम एबनॉर्मल मोलर मास कहते हैं। ठीक है, तो मास वही है पर हमारी कैलकुलेशन से जो मास आ रहा है वो अलग है। ये अलग आता क्यों है? इसके पीछे का साइंस क्या है? इसके पीछे 2 मेन वजह हो सकती हैं, डिसोसिएशन या एसोसिएशन। टूटना या जुड़ना। एग्जैक्टली। पहले डिसोसिएशन को समझते हैं, यानी टूटना। कल्पना कीजिए आपने 1 मोल NaCl लिया और उसे पानी में डाल दिया। आपके हिसाब से सॉल्यूशन में सोल्यूट के 1 मोल पार्टिकल्स होने चाहिए। राइट, हमने 1 मोल डाला है तो 1 मोल ही होगा। यही हमारी अजम्पशन है, लेकिन पानी में जाते ही NaCl वो Na+ और Cl- आयंस में टूट जाता है। अच्छा, तो वो एक यूनिट नहीं रहता? नहीं रहता। तो अब सॉल्यूशन में 1 मोल NaCl यूनिट्स नहीं है, बल्कि 1 मोल Na+ आयंस और 1 मोल Cl- आयंस है। यानी कुल मिलाकर अब सॉल्यूशन में 2 मोल्स ऑफ पार्टिकल्स तैर रहे हैं। ओह, तो पार्टिकल्स डबल हो गए। हाँ, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बहुत ईमानदार होती हैं। वो हमारी अजम्पशन को नहीं, बल्कि सॉल्यूशन में मौजूद एक्चुअल पार्टिकल्स की गिनती करती हैं। तो जब कैलकुलेशन होता है तो पार्टिकल काउंट डबल होने की वजह से मोलर मास ठीक आधा यानी एबनॉर्मली लो आता है। एक मिनट, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मतलब हम लैब में जो मास नाप रहे हैं वो गलत है या हमारे केमिकल फॉर्मूलाज ही गलत हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। गड़बड़ ना तो हमारे मेजरमेंट में है और ना ही फॉर्मूला में। गड़बड़ हमारी सोच में है। हमारी सोच में? कैसे? मेजरमेंट बिल्कुल सही है, वो सॉल्यूशन में मौजूद एक्चुअल पार्टिकल्स को ही गिन रहा है। हमारा अजम्पशन गलत था कि फॉर्मूला यूनिट यानी NaCl और सॉल्यूशन में मौजूद पार्टिकल्स यानी Na+ और Cl- एक ही चीज है। समझ गया। तो एबनॉर्मल मोलर मास मिलना इस बात का सबूत है कि सॉल्यूशन के अंदर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। एग्जैक्टली। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उस राज को खोल रही हैं। ठीक है, ये तो हुई टूटने की बात, जिसे डिसोसिएशन कहते हैं। पर क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? क्या ऐसा भी होता है कि हम सॉल्यूशन में कुछ डालें और पार्टिकल्स जुड़कर कम हो जाएं? बेहतरीन सवाल, और इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल होता है। और उसे हम कहते हैं एसोसिएशन, यानी जुड़ना। अच्छा, इसका कोई एग्जाम्पल? इसका क्लासिक एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड। जब आप एसिटिक एसिड को किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे बेंजीन में डालते हैं तो 2 एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक दूसरे से चिपक जाते हैं और एक सिंगल यूनिट बना लेते हैं। सिंगल यूनिट मतलब? उसे डाइमर कहते हैं। मतलब हमने डाले तो थे 2 अलग अलग पार्टिकल्स, यस, पर सॉल्यूशन के अंदर वो एक कपल की तरह बिहेव कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही समझे। आपने डाले 2 मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, पर सॉल्यूशन में वो जुड़कर 1 मोल ऑफ डाइमर्स बन गए। तो असल पार्टिकल काउंट क्या हुआ? आधा हो गया। हाँ, अब जब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इन पार्टिकल्स को गिनेंगी तो उन्हें संख्या कम मिलेगी। इस वजह से कैलकुलेटेड मोलर मास ठीक डबल यानी एबनॉर्मली हाई आएगा। वाओ! तो डिसोसिएशन में पार्टिकल्स बढ़ते हैं बिल्कुल, और मास कम दिखता है। एसोसिएशन में पार्टिकल्स घटते हैं और मास ज्यादा दिखता है। परफेक्ट समरी। इसे याद रखने का कोई और आसान तरीका है? कोई एनालॉजी जो दिमाग में बैठ जाए? हाँ, इसे कॉन्फ्रेंस के अटेंडीज की गिनती की तरह सोचकर देखिए, बड़ा मजेदार है।
कॉन्फ्रेंस, ओके। मान लीजिए आपने एक कॉन्फ्रेंस के लिए 100 टिकट बेचे हैं। अब सोचिए डिसोसिएशन का केस। अगर हर इंसान जो कॉन्फ्रेंस में आता है वो अपनी 2 अलग-अलग आइडेंटिटीज लेकर आता है, एक प्रोफेशनल और एक पर्सनल, और आप हर आइडेंटिटी को एक अलग अटेंडी गिनते हैं, तो 100 लोगों की जगह 200 आइडेंटिटीज हो जाएंगी। बिल्कुल, तो पर आइडेंटिटी कॉस्ट कितनी हुई? आधी? ये है डिसोसिएशन, जिससे मेजर्ड मोलर मास कम हो जाता है। वाह, ये तो बहुत क्लियर हो गया। और एसोसिएशन के लिए? अब एसोसिएशन का केस सोचिए। मान लीजिए 20 लोग अपने पार्टनर के साथ आते हैं और उन्हें एक कपल यूनिट की तरह गिना जाता है। तो अब आपके पास 100 से कम यूनिट्स होंगी, है ना? हाँ, यूनिट्स कम हो जाएंगी। तो हर यूनिट का एवरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा। ये है एसोसिएशन, जिससे मेजर्ड मोलर मास ज्यादा हो जाता है। ये एनालॉजी तो कमाल की है, उससे बिल्कुल साफ हो गया। तो केमिस्ट ने इस कॉन्सेप्ट को डेवलप क्यों किया? मतलब वेंट हॉफ जैसे वैज्ञानिकों को इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, 19वीं सदी के अंत में साइंटिस्ट के लिए ये एक बहुत बड़ी पहेली थी। वो एक्सपेरिमेंट्स करते थे और उनके रिजल्ट्स थ्योरी से बिल्कुल मैच नहीं करते थे। अच्छा। हाँ, सॉल्ट्स के सॉल्यूशंस हमेशा उम्मीद से ज्यादा कोलिगेटिव इफेक्ट्स दिखाते थे। सब परेशान थे। तब वेंट हॉफ ने ये रेवोल्यूशनरी आइडिया दिया। उन्होंने कहा, हम मॉलिक्यूल्स गिन रहे हैं, जबकि हमें सॉल्यूशन में तैर रही हर इंडिपेंडेंट चीज को गिनना चाहिए, चाहे वो आयन हो या डाइमर। प्रिसाइसली। उन्होंने इसी एबनॉर्मलिटी को फिक्स करने के लिए एक करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, जिसे आज हम वेंट हॉफ फैक्टर आई के नाम से जानते हैं। वाह, मतलब ये कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़ी साइंटिफिक मिस्ट्री को सुलझाने के लिए बना था। चलिए इसे और गहराई से महसूस करने के लिए एक मेंटल मूवी की तरह देखते हैं। बिल्कुल। अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करें। पहले डिसोसिएशन का सीन देखते हैं। ओके। एक चमकता हुआ NaCl का क्रिस्टल है जो पानी में गिरता है। जैसे ही वो पानी को छूता है, H2O मॉलिक्यूल्स जो छोटे छोटे मैग्नेट्स की तरह हैं, चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं और उसे खींचना शुरू कर देते हैं। हाँ, वो Na+ और Cl- आयंस को पकड़कर एक दूसरे से अलग कर देते हैं। देखते ही देखते एक सिंगल यूनिट अब 2 अलग-अलग हाइड्रेटेड आयंस में बदल गई है। पार्टिकल काउंट डबल हो गया है। अमेजिंग। और अब एसोसिएशन सीन में क्या दिखेगा? अब सॉल्वेंट को बेंजीन में बदल दीजिए और एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को देखिए। 2 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास तैरते हुए आते हैं, उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और वो जुड़ जाते हैं, जैसे 2 लेगो ब्लॉक्स जुड़ गए हों। एग्जैक्टली। अब ये 2 सेपरेट पार्टिकल्स नहीं रहे, ये एक सिंगल बड़ी यूनिट, एक डाइमर की तरह बिहेव कर रहे हैं। पार्टिकल काउंट आधा हो गया है। ये विजुअलाइजिंग एक्सरसाइज बहुत पावरफुल है। क्या इसका कोई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है जिसे हम लैब में देख या मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल, जो बात हमने शुरू में की थी। आप लैब में 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन लें। फॉर्मूला के हिसाब से पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 1.86 डिग्री कम होना चाहिए। लेकिन जब आप थर्मोमीटर से नापेंगे तो रीडिंग आएगी -3.72 डिग्री C के आसपास। डिप्रेशन ठीक डबल है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि सॉल्यूशन में पार्टिकल्स डबल हो गए हैं। बिल्कुल, ये कोई थ्योरी नहीं, ये एक मेजरेबल फैक्ट है। और टेक्नोलॉजी या मेडिसिन में इसका कोई एप्लीकेशन है? इसका सबसे क्रिटिकल एप्लीकेशन मेडिकल साइंस में है, और ये लिटरली जान बचाने वाली केमिस्ट्री है। जान बचाने वाली? कैसे? जब किसी मरीज को IV ड्रिप लगती है तो उसमें सेलाइन सोल्यूशन यानी 0.9% NaCl होता है। इसे आइसोटोनिक कहते हैं, जिसका मतलब है कि उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे खून के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है। तो अगर ये प्रेशर बराबर ना हो तो क्या होगा? मान लीजिए कोई डॉक्टर ये एब्नॉर्मल मोलर मास का कंसेप्ट भूल जाए। बहुत गंभीर परिणाम होंगे। अगर डॉक्टर NaCl के डिसोसिएशन को इग्नोर कर दे, यानी I=2 को भूल जाए, तो वो जो सोल्यूशन बनाएगा वो असल में हमारे खून के मुकाबले बहुत डाइल्यूट यानी हाइपोटोनिक होगा। और जब वो नसों में जाएगा तो ऑस्मोसिस की वजह से पानी बाहर से ब्लड सेल्स के अंदर घुसना शुरू हो जाएगा, और नतीजा? ब्लड सेल्स बेचारे गुब्बारे की तरफ फूलकर फट जाएंगे। ओह माय गॉड! इसे हीमोलिसिस कहते हैं। ये लाइफ क्रिटिकल केमिस्ट्री है। डॉक्टर्स को हर IV ड्रिप लगाते वक्त वेंट हॉफ फैक्टर का ध्यान रखना पड़ता है। अरे वाह! मतलब ये सिर्फ टेक्स्ट बुक का कॉन्सेप्ट नहीं है, ये तो सच में जान बचाने वाली केमिस्ट्री है। एक्चुअली इट इज। अब एक काउंटर इंट्यूटिव एग्जाम्पल देखते हैं। यू माइट थिंक कि किसी अननोन सब्सटेंस का मोलर मास निकालने पर हमेशा फॉर्मूला वाला मास ही मिलना चाहिए। एग्जैक्टली। ज्यादातर यही सोचा जाता है, बट एक्चुअली
अगर वो सब्सटेंस एक सॉल्ट है, जैसे कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, जिसका फॉर्मूला मास करीब 110 ग्राम मोल है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से मेजर्ड मोलर मास लगभग 103 यानी करीब 37 ग्राम मोल आएगा। एबनॉर्मली लो। 1/3 ये कैसे हुआ? Why? क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मास पर पार्टिकल नापती हैं। जब एक CaCl2 यूनिट पानी में जाती है तो वो 3 पार्टिकल्स में टूटती है, एक Ca2+ आयन और 2 Cl- आयन्स। अच्छा, तो कुल 3 पार्टिकल्स? हाँ, तो कुल मास 110 ग्राम। अब 3 पार्टिकल्स में बट क्या है, इसलिए पर पार्टिकल इफेक्टिव मास 1/3 हो जाता है। तो एग्जाम्स के लिए यहाँ पर की टेकअवे क्या है? यहाँ पर एक बात गांठ बांध लेनी है, डिसोसिएशन से मेजर्ड मोलर मास हमेशा कम लोअर आता है क्योंकि पार्टिकल्स बढ़ जाते हैं। इस केस में वैन होफ फैक्टर I हमेशा 1 से बड़ा होता है। और एसोसिएशन के लिए इसका ठीक उल्टा सच होगा। बिल्कुल, एसोसिएशन से मेजर्ड मोलर मास हमेशा ज्यादा आता है क्योंकि पार्टिकल्स घट जाते हैं। इस केस में I हमेशा 1 से कम होता है। ये दोनों पॉइंट्स एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पूरी एबनॉर्मेलिटी को हैंडल करने के लिए वैन होफ फैक्टर I है, पर मान लीजिए कोई सब्सटेंस 100% डिसोसिएट नहीं होता, जैसे कोई वीक एसिड, तब I कैसे निकालेंगे? उसके लिए एक बहुत जरूरी फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल्स की जान है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी अल्फा और I के बीच का रिलेशन I = 1 + n-1 अल्फा। I = 1 + n-1 अल्फा। हाँ, यहाँ n है एक मॉलिक्यूल से बनने वाले टोटल पार्टिकल्स का नंबर, जैसे NaCl के लिए n = 2, CaCl2 के लिए n = 3, और अल्फा बताता है कि कितने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स टूटे हैं। ओके, ये फॉर्मूला पार्शियल डिसोसिएशन के केसेस में काम आएगा। एग्जैक्टली। चलिए, तो अगर आज की इस पूरी गहरी बातचीत को समेटना हो तो सबसे जरूरी बातें क्या हैं जो लिसनर को याद रखनी है? सार ये है, पहला और सबसे जरूरी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन में मौजूद असल पार्टिकल्स को गिनती हैं, ना कि हमारे डाले हुए फॉर्मूला यूनिट्स को। राइट। दूसरा, जब पार्टिकल्स टूटते हैं यानी डिसोसिएशन, तो गिनती बढ़ जाती है और मेजर्ड मोलर मास कम हो जाता है। और I1? हाँ, और तीसरा, जब पार्टिकल्स जुड़ते हैं यानी एसोसिएशन, तो गिनती कम हो जाती है और मेजर्ड मोलर मास बढ़ जाता है और I1। और वो कॉन्फ्रेंस वाली एनालॉजी भी याद रखनी चाहिए। बिल्कुल, कॉन्फ्रेंस एनालॉजी को याद रखें। ज्यादा आइडेंटिटीज का मतलब है पर आइडेंटिटी कॉस्ट, यानी मोलर मास कम हो जाना। और सेलाइन सॉल्यूशन का एग्जाम्पल हमें बताता है कि ये कंसेप्ट असल जिंदगी में मेडिकल साइंस में कितना जरूरी है। बिल्कुल, और इन सब को अकाउंट में लेने वाला हीरो है वैन होफ फैक्टर I, जो हमारे थियोरेटिकल फॉर्मूला को असल दुनिया से जोड़ता है। डेल्टा TF = I × KF × M। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने कहा कि NaCl के लिए वैन होफ फैक्टर I की वैल्यू लगभग 2 होती है। थियोरेटिकली तो इसे एग्जैक्टली 2 होना चाहिए, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस में ये 1.8 या 1.9 जैसी वैल्यू दिखाता है। ऐसा क्यों हो सकता है? इंटरेस्टिंग। एक क्राउडेड सॉल्यूशन में आयंस के बीच ऐसा क्या हो रहा होगा जो उन्हें पूरी तरह से सेपरेट पार्टिकल्स की तरह बिहेव करने से रोक रहा है? इस पर सोचेगा।